नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 43 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबों के समक्ष मैं एक और नई बात बता दूं कि अब हमारे चैनल के ऊपर जो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी जो है हम काम कर रहे हैं। तो अब नेम न्यूमरोलॉजी संबंधित जो है फैसिलिटी चालू की गई है। यदि आप भी अपने नाम को अपने मूलांक और अपने भाग्यांक के अनुसार उसके वाइब्रेशन को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप अपने नाम में चेंजेस करके आप अपने नाम के कुछ अक्षरों को बदल करके अपने नाम के वाइब्रेशंस को अपने जन्म तिथि के अकॉर्डिंग उसको कंफर्टेबल बना सके, जिससे कि आपको भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्वेश्चंस पूछे हैं। इंजीनियर हैं, मर्चेंट नेवी में, जानना चाहते हैं कि करियर या जॉब में कोई चेंज के योग हैं या फिर चेंज करना चाहिए या नहीं, और विवाह नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने बताया विवाह नहीं करना चाहते हैं, बस इन्होंने इतना ही बताया। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि मकर लग्न की ये कुंडली बन जाती है और राशि देखा जाए यहाँ पर तो चंद्रमा मीन राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये जो जातक है इसकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मीन राशि की। मकर लग्न, शनिदेव इस लग्न के जो है स्वामी ग्रह बनते हैं। शनिदेव का ये लग्न बनता है। 19 डिग्री है लग्न का मान। लग्न के पास बलाबल अच्छा है, डिसीजन मेकिंग क्षमता ये बेहतरीन कर देंगे। और यहां पर ये लग्न कैसा होता है तो ऐसे लोग अपने दिल की बात सामने वाले को जल्दी प्रकट नहीं करते हैं, मेहनती होते हैं। धीरे धीरे मेहनत करके यदि मेहनत करते रहे तो शनि इनको टॉप लेवल तक पहुंचाता है। शनि टॉप लेवल तक पहुंचाता है। यहां पर लग्नेश देखा जाए उठ करके सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हुए पड़े हैं। लग्नेश सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हुआ है, 18 डिग्री का है। तो यहां पर शनि के पास बलाबल बहुत अच्छा है, हालांकि शत्रु के भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, लेकिन फिर भी इस कुंडली का लग्नेश है, सप्तम भाव में आकर के बैठा है, अच्छा रिजल्ट दी जाएगा। हम एक एक करके शनि के ऊपर जब आएंगे तो उनके रिजल्ट्स के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है 3 डिग्री का, मृत अवस्था का ये चंद्रमा है, सम राशि बनती है। और यहां पर देखा जाए चंद्रमा मीन राशि के हैं। चंद्रमा इस कुंडली में है कौन तो वो सप्तमेश है। इस कुंडली के बहुत कारक ग्रह नहीं है वो, और जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। क्या लाभ देंगे देखिए, पत्नी के भाव के, पार्टनर के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के तीसरे भाव में कम्युनिकेशन के भाव में, छोटी मोटी यात्राओं के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, और भाई बहन, छोटे भाई बहन के भाव में जाकर के बैठे हुए। देखिए एक बात ध्यान से देखेंगे तो नवम पंचम का योग बना करके चंद्रमा बैठा हुआ है। तो विवाह के बाद या जीवन में जब भी कोई पार्टनर आपके आए या फिर पार्टनरशिप में आप कुछ काम भी करेंगे तब भी आपको भाग्य का ज्यादा लाभ ये चंद्रमा करवा देंगे। यहां पर चंद्रमा देखा जाए कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ी बेहतर कर देंगे। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको खूब सारी छोटी मोटी यात्राएं दिलवाएगा और आपके यदि छोटे भाई बहन है उसके साथ आपके संबंध बेहतर बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली जो बात है चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के आगे केतु देवता विराजमान है। इस वजह से चंद्रमा को यहां पर एक दोष लग जाता है, जिसे हम कुंडली में केमद्रम दोष का नाम देते हैं। केमद्रम दोष चंद्रमा को लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति, इस जातक का जो मन है वो कभी शांत नहीं रहता। आपका मन कभी शांत नहीं रहता। मन किसी ना किसी विचारों में, खास करके नेगेटिव विचारों में खोया रहता है। ऐसे लोगों को कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा जीवन में परेशानी देखने को मिलती है। यहां पर चंद्रमा 3 डिग्री का है, मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा। मान के चलते हैं दृष्टि होगी तो वो आपको दूर दराज की विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे यहां पर देखा जाए। और वाटर जर्नी, चंद्रमा चूंकि जल तत्व को दर्शाते हैं तो आप चूंकि ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में है तो कहीं ना कहीं जो है वाटर की यात्राएं, जल संबंधित यात्राएं खूब सारी ये दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु अलगाववादी ग्रह है, केतु मोक्ष कारक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। चतुर्थ भाव में आकर के बैठा हुआ। देखिए चतुर्थ भाव होता है सांसारिक मोह माया का, सुखेश कहते हैं। इस भाव के स्वामी ग्रह को सुखेश कहते हैं और इसे सुख भाव कहते हैं। किस चीज के लिए सुख? माता का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, इन सबके सुखों के लिए और जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। यहां केतु का आकर के बैठ जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति को इससे दूर ले जाता है। व्यक्ति को इन सारी चीजों से, सांसारिक मोह माया से और खास करके इन भौतिक सुखों से दूर लेकर के जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केतु के पास बल बहुत अच्छा है, 12 डिग्री का केतु है
और केतु बैठा है मंगल के भाव में, मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो केतु के पास बल अच्छा है, तो केतु यहां पर रिजल्ट अच्छा खासा दे जाएंगे। और केतु जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही रिजल्ट देने वाला है, तो ये आपको इन चीजों से दूर करेगा। देखिए ये केतु तब खराब है जब आपको इन सारे सुखों को भोगना है, तो इसके लिए यहां पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, अध्यात्म से जोड़ने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं रहस्यमय चीजों की तरफ आपको आकर्षित, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, रिसर्च का फील्ड हो गया, आपको इसमें जाने का ये योग बना देंगे या इंटरेस्ट दिलवा देंगे। केतु की दृष्टि कुंडली के दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, चेंज, करियर प्रोफेशन में चेंज का मन आएगा। बार बार बोलता हूं, कई सारे कुंडली के विश्लेषण में मैंने बताया है, जब भी राहु केतु दसम भाव को दर्शाते हैं, व्यक्ति को एक समय पे कई सारे कार्य करने का मन करता है, या फिर जिस जॉब में या जिस कार्य में वो होते हैं, जब इनकी दशांतर दशा चलती है तो व्यक्ति का मन करता है कि इसमें वो बदलाव करें। केतु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि होगी, अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करेंगे, विदेश की यात्राएं करवा देंगे, धन का व्यय करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर। गुरु पंचम स्थान में 7 डिग्री के साथ यहां पर 50% बलाबल के साथ वृद्ध अवस्था का बैठा हुआ है। यहां पर देखा जाए शत्रु की राशि में यहां पर बैठे हुए, और गुरु इस कुंडली में कहीं से भी कारक नहीं है। इस कुंडली में वो तृतीयेश है और साथ ही साथ वो द्वादशेश है। इस कुंडली का मारक ग्रह बनता है गुरु, या फिर कह सकते हैं कारक ग्रह नहीं बनते हैं गुरु, और पंचम भाव में बैठा हुआ है, अकेला बैठा है। यहां पर पंचम भाव में गुरु कारक हो जाते हैं, भावनाश करेंगे। भावनाश क्यों करेंगे? क्योंकि कारक भाव में अकेले बैठे हुए हैं। भावनाश करने की स्थिति में क्या होता है कि संतति का सुख तो मिलता है, माफ करिए, संतति तो मिलती है, लेकिन संतति से सुखों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मतलब संतान तो दे देंगे, लेकिन संतान से सुखों में थोड़ी सी कमी कर देंगे। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं करवाएंगे, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आपने शिक्षा ग्रहण की उससे आप उतना लाभ अर्जित ना कर पाए। यहां पर गुरु की दृष्टि जाएगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन में लाभ करवा देंगे, भाग्य संबंधित लाभ करवा देंगे। सम दृष्टि है, लेकिन ये हायर एजुकेशन वगैरह और भाग्य के कारक हो जाते हैं, कोई परेशानी ये खड़ी नहीं करेंगे। इसके अलावा देखा जाए गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, खूब सारा लाभ ये आपको अपनी दशांतर दशा में दे देगा। और गुरु की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। गुरु की दशा में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। बेसिकली गुरु मोटापा दे सकते हैं, गुरु कहीं ना कहीं फैट संबंधित परेशानी देता है, पेट और लिवर संबंधित परेशानी विशेष रूप से गुरु के द्वारा देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि सप्तम भाव में 18 डिग्री के साथ विराजमान है, चंद्रमा की राशि में है, तात्कालिक मैत्री में ये नहीं है, तो यहां पर बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शनि इस कुंडली में कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश भी है और धनेश भी है। लग्नेश है कुंडली में शनि देवता, और सप्तम भाव में आकर के बैठे हुए, कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है दो चीजों के प्रति बहुत ज्यादा होगा, या तो आपके पार्टनर के प्रति, या तो दूसरा आपको पब्लिक लाइफ में जाने का इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे लोग जाने, ऐसा इंटरेस्ट कई बार, क्योंकि सप्तम भाव जो है पार्टनर के लिए और आपके सामने वालों के लिए देखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, नहीं सोचता है, ये आपके मन में ऐसे विचार चल सकते हैं। 18 डिग्री का शनि है यहां पर। शनि देखा जाए तो यहां पर शनि के पास बल बहुत अच्छा माना जाएगा, बल में कोई कमी नहीं है, करीब 100% बलाबल के साथ यहां पर शनिदेव बैठे हुए। हाँ, तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो यहां पर शत्रु हो जाएंगे और वैवाहिक सुखों में कमी कर देंगे। शनि अलगाववादी ग्रह है, वैवाहिक विच्छेद कारक ग्रह है, और कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमी कर देगा। योग कारक है, तो ये कह देना कि विवाह शनि की वजह से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। विलंब करेंगे, परेशानी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि यहां पर तात्कालिक शत्रुता में आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये विवाह ऐसा नहीं है कि नहीं होने देंगे, डिले बहुत ज्यादा कर सकता है। यहां पर देखा जाए शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, और भाग्य स्थान के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे मित्रवत दृष्टि होगी, भाग्य में कोई कमी नहीं करेंगे शनि देवता। यहां पर दृष्टि डाल करके आपको कहीं ना कहीं यात्राओं में लाभ दे देंगे, भाग्य का साथ दिलवा देंगे। शनि की दृष्टि कुंडली के लग्न के ऊपर पड़ेगी, अपने ही राशि अपने ही भाव को देखेंगे, आपकी कहीं ना कहीं जो है आपकी पर्सनालिटी को ये बेहतर बनाएंगे। हालांकि शनि बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अपने राशि को देख रहे हैं तो शनि कहीं ना कहीं व्यक्ति को लंबा बनाते हैं। हालांकि इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर जा रही है, कार्य में ये विलंब करेंगे, जो कार्य आज होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विलंब देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न को ये देख रहे हैं। अब शनि अपने ही राशि को देख रहा है, कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो बहुत विलंब तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि शनि योग कारक है, लेकिन जो मूल जो तत्व है, माफ करिए, जो मूल इसका स्वभाव है वो है विलंब करने का, डिले करने का, तो डिले करेगा, लेकिन योग कारक है तो कम डिले करेगा। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, और नीच की दृष्टि पड़ेगी। नीच की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मकान प्रॉपर्टी इन सबको देंगे, लेकिन विलंब से, और कहीं ना कहीं आपके सांसारिक सुखों में कमी कर देंगे। जो आपको मैंने बताया था कि मेटेरियलिस्टिक सुख चतुर्थ भाव से देखते हैं, उसमें शनि कमी कर देंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के
अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव में देखें तो सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर के सूर्य बैठे हुए हैं। अष्टमेश अष्टम भाव में ही मौजूद है और लग्नेश बलवान है। इस वजह से कुंडी के अष्टम भाव में यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति लागू हो जाती है। सूर्य 23 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में 50% बलाबल के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, कोई विशेष दोष सूर्य को नहीं लगता है अष्टम भाव में बैठने का। सूर्य को कोई विशेष दोष नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि सूर्य अष्टम भाव में बैठ गए तो बहुत खराब रिजल्ट देने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचना है। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी गुप्त ज्ञान में, रिसर्च के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट दिलवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवा देते हैं। यहां पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी। और यहां पर अपनी वाणी को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य मतलब की अग्नि, और द्वितीय भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी को कई बार जो है ये उग्र बना देते हैं, वाणी को उग्र बना देते हैं। यदि आपकी वाणी उग्र है तो उस वाणी की उग्रता को कम करिए और अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाइए। उसी वाणी को प्रभावशाली बनाइए, कैसे? तो जैसे नेता बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के। और हाँ, यहां पर सूर्य जो है कोई विशेष लाभ नहीं देंगे आपके धन संपत्ति वगैरह में, क्यों? क्योंकि शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है। कुंडली के नवम भाव भाग्य स्थान की तरफ चलें। भाग्य स्थान में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, शुक्र, मंगल और यहां पर मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी उच्च की राशि में है और शुक्र जो है यहां पर नीच की राशि में, तो निश्चित रूप से शुक्र का यहां पर निचत्व भंग हो जाएगा। शुक्र यहां पर नीच भंग बना देंगे। इस कुंडली में शुक्र कौन है? त्रिकोण और केंद्र के मालिक ग्रह है। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध भाव का स्वामी ग्रह है। साथ ही साथ यहां पर करियर भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं। राजयोग भी बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहां पर शुक्र बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर नीच की राशि में है। देखिए, नीच भंग एक बचाव है, बार बार बोला है, सैकड़ों वीडियोज में बोला है, नीच भंग एक बचाव है। ये कह देना कि ग्रह का नीच भंग हो गया तो ये राजा बना देगा और ये सारे सुख दे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नीच भंग का मतलब साफ इतना होता है कि ये ग्रह आपको परेशानी तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस परेशानी से बचने का औजार भी वो आपको दे देगा। बस इतना ही है, बचाव मौजूद है। बारिश हो रही है तो छाता भी मिला हुआ है आपको, लेकिन बारिश हो रही है बहुत तेज तो हो सकता है छाता रहने के बावजूद आप गीले हो जाएं थोड़े बहुत। तो यहां पर इसका साफ साफ जो मैं कहने का मतलब है कि शुक्र नीच के हैं, नीचत्व भंग हो रहा है। शुक्र के नैसर्गिक चीजों में, नैसर्गिक जिस चीज के कारक ग्रह हैं उसमें कमी आएगी, इनके कारकत्व में कमी आएगी, थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। लेकिन यदि आप इसको बढ़िया बना लें, यदि आप अपनी आदतों को ठीक रखें और ध्यान से लाइफ में सोच समझ करके आगे बढ़ें, तो शुक्र भी आपको लाभ दिलवा सकते हैं। और जब शुक्र की दशा आएगी तो धीरे धीरे यदि आप ये उपाय करेंगे जो मैं आखिरी में बताऊंगा, तो आपको शुक्र अल्टीमेटली लाभ करवा देगा। ये बात समझ लीजिए। 15 डिग्री का शुक्र है, बलाबल बहुत है शुक्र के पास। यहां पर शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए निचत्व भंग हो रहा है, तो बहुत खराब प्रभाव ये नहीं देगा आपको, बहुत खराब प्रभाव ये नहीं देगा। शुक्र और मंगल यहां पर एक साथ युति बना करके बैठे हुए, मैं बार बार बोलता हूं, शुक्र और मंगल यदि एक साथ युति बना करके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं यह प्रेम संबंध की ओर व्यक्ति को लेकर के जाता है। इसके अलावा देखा जाए, यहां पर शुक्र की दृष्टि जाएगी, पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर आपको ढेर सारी जो है ये यात्राएं करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली यहां पर शुक्र का नीच का होना, इनकी दशा में आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है, करियर से जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं शिक्षा, संतान संबंधित जो लाभ है उस दौरान थोड़े से कम हो सकते हैं और भाग्य का थोड़ा सा कम साथ मिलेगा। लेकिन इन चीजों में यदि आप मेहनत करें, काम करें, तो यही शुक्र आगे आकर के आपको लाभ पहुंचा देगा। चलिए बुध के ऊपर चलते हैं। बुध 14 डिग्री के साथ उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने आर लिखा हुआ है, वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री है। उच्च का ग्रह जब वक्री हो जाए तो करीब करीब वो नीच का प्रभाव देने लगता है, करीब करीब वो नीच का प्रभाव देने लगता है। और नीच का ग्रह जब वक्री हो जाए तो करीब करीब वो उच्च के ग्रह की तरह प्रभाव देने लगते हैं। तो यहां पर बुध उच्च की राशि में तो है, लेकिन वक्री हो जाने की अवस्था में उनके पॉजिटिव प्रभाव में काफी हद तक कमी आ जाएगी, काफी हद तक कमी आ जाएगी। यहां पर ये बैठे हुए हैं तो भाग्यवान तो बनाते हैं, लेकिन यदि ये वक्री नहीं होते इनका जबरदस्त लाभ मिलता। वक्री बुध क्या परेशानी देता है? व्यक्ति को कंफ्यूजन की स्थिति देता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति देता है। इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, वक्री हो गया, उल्टा प्रभाव देगा। क्या करेगा? इंटेलिजेंस में कमी का मतलब साफ साफ है कि यहां पर चीजों को लेकर के आपको उलझा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग क्षमता को वीक बना सकते हैं। हालांकि लग्न आपका मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, लेकिन फिर भी बुध की दशा में डिसीजन को लेकर के आप बहुत बहुत फिक्रमंद रहेंगे। या अपने जीवन में भी हो सकता है, तो आप वैसे भी शनि आपके लग्नेश है, लग्न को देख रहे हैं, बहुत सोच समझ करके आप डिसीजन लेते होंगे। कुछ मामलों में तो ये लाभ दे जाता है, लेकिन अत्यधिक चीजें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा आपका। तो यहां पर बुध इस तरीके की परेशानी आपको दे सकते हैं। वक्री है, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं,
स्ट्रगल आपको देंगे, लेकिन आप चाहें तो उपाय वगैरह करके उसको भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए बुध की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, अपनी दशा अंतर्दशा में छोटी मोटी यात्राओं से बहुत लाभ नहीं करवाएंगी, और हो सकता है तो उस दौरान आपको मतभेद हो सकते हैं आपके क्लोज रिलेटिव्स से, आपके फ्रेंड्स से। इसके अलावा देखिए मेहनत के भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव से भी मेहनत को देखते हैं, छठे भाव से हम कंपटीशन वाली मेहनत को देखते हैं, जॉब को देखते हैं, रोग ऋण और शत्रु को देखते हैं। उसका स्वामी ग्रह यहां पर भाग्य स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन है कुंडली के छठे भाव के अनुसार देखी जाए। इसका मतलब साफ है कि जॉब वगैरह से यहां पर बुध आपको लाभ करवाने वाले हैं, शत्रुओं से भी ये आपको बचाएंगे। लेकिन यहां पर वक्री है, पॉजिटिव प्रभावों में काफी कमी आ गई है, उपाय करेंगे खूब सारा लाभ देखने को मिल जाएगा। मंगल के ऊपर चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं शुक्र और बुध एक साथ विराजमान है कुंडली के नवम भाव में, यहां पर इनका लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। लेकिन चूंकि शुक्र नीच के हैं, बुध वक्री है, बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। चलिए यहां पर देखा जाए मंगल 3 डिग्री का है, मंगल यहां पर मृत अवस्था का होगा, और मंगल इस कुंडली में कौन है तो सुखेश है और कहीं ना लाभेश भी है। सुखेश और लाभेश जाकर के कुंडली के त्रिकोण में बैठा हुआ है, राजयोग है अपने आप में, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, और लाभेश का भाग्य भाव में बैठना कहीं ना कहीं ये आपको धन और लाभ में बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो मंगल की पोजीशन बढ़िया है, हालांकि ये अपने अति शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और यहां पर चूंकि बुध साथ में बैठ गया तो यहां पर तात्कालिक शत्रुता में भी आ गए। तो मंगल की दशा में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी आपको, लेकिन इतना जरूर है कि मंगल की प्लेसमेंट अच्छे भाव में जो हुई है तो ये आपको लाभ करवा देंगे, ये आपको लाभ करवा देंगे। मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा, मान के चलिए कि दृष्टि का बल थोड़ा बहुत हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो मंगल की दृष्टि कुंडली के 12वें घर के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं करवा देंगे, धन का व्यय करवा देंगे, तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे, और कहीं ना कहीं कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ करवाएगी, घर के सुखों में वृद्धि कर देगा, घर के सुखों में काफी वृद्धि कर देगा। केतु के द्वारा दी गई परेशानियों को, राहु के द्वारा दी गई दृष्टि को, शनि के द्वारा दी गई नीच की दृष्टि को ये काउंटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये 3 डिग्री का है, बलाबल इसके पास बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहां पर शुक्र के ऊपर, माफ करिए राहु के ऊपर। शुक्र की बात हमने कर ली है, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां पर 12 डिग्री के साथ दसम भाव में करियर स्थान में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र त्रिकोण में तो है लेकिन नीच की राशि में है, इस वजह से यहां पर राहु का बेस्ट रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। हालांकि राहु दसम भाव में कारक हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दसमस्त राहु जो है कई बार पॉलिटिक्स में व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवा देता है। दसमस्त राहु एक साथ ऐसा व्यक्ति चाहे तो कई सारे कार्यों को कर सकता है। मल्टी टैलेंटेड सुना होगा आपने कि मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और कई सारे बिजनेस को एक साथ काम करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका राहु दसम भाव में है, ऐसे लोगों की दृढ़ इच्छा होती है कि वो एक से ज्यादा कार्य करें। बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं तो बिजनेस करने का भी साथ में मन होता है। एक बिजनेस कर रहे हैं तो मन करता है साइड से दूसरा बिजनेस भी कर लूं। तो यहां पर राहु ऐसा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहां पर राहु बैठा है शुक्र के भाव में, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो शुक्र को बेहतर करेंगे, राहु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। राहु खराब नहीं है, जिसके घर में बैठा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बस घर के मालिक को ठीक करिए, शुक्र को बेहतर करिए, राहु ऑटोमेटिकली आपको लाभ करवा देगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को लेकर के सजग रहेंगे। राहु धन जरूर देगा आपको, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा करके भी धन दे जाएगा, लेकिन सेविंग को लेकर के आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा हो सकता है तो घर में कलह का वातावरण ये दे जाए। राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, शत्रु हन का योग बना देगा, शत्रुओं को नाश करेगा। यहां पर बैठा हुआ राहु इसकी जो दृष्टि पड़ेगी और कहीं ना कहीं ये आपको विजयी बनाएगा, कंपटीशन में भी ये आपको सफलता दे जाएगा। तो राहु कहीं से भी खराब नहीं है आपकी कुंडली में। वैसे भी मकर लग्न की कुंडली में राहु केतु कारक हो जाते हैं, तो यहां पर शुक्र को बेहतर बनाएंगे तो काफी हद तक राहु की भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एक बात ध्यान से देखिए, कुंडली के नवम भाव के ऊपर फिर से चलते हैं। पीछे सूर्य है और आगे राहु है, पीछे एक क्रूर ग्रह है और आगे एक पापी ग्रह है, बीच में है आपका भाग्य का स्थान। इसे कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लग जाना। पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से जो आपका भाग्य भाव है वो थोड़ा और कमजोर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं भाग्य भाव कमजोर होने की वजह से भाग्य का कई बार थोड़ा बहुत ही सही साथ आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। वैसे बुध यहां पर उच्च की राशि में है, वक्री नहीं होते तो चीजों को ये काफी हद तक नियंत्रण में रखते, लेकिन वक्री हो गए हैं तो नीच के समान फल होने की वजह से परेशानी थोड़ी ज्यादा दिख पड़ती है। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा आपको फिलहाल शुक्र की महादशा जो है चल रही है, जो कि 19/11/2038 तक चलेगी। शुक्र की महादशा आपको प्रारंभ हुई है 2018 के नवंबर से, और अभी 20 वर्षों तक, 2018 से लेकर के 20 वर्षों तक आपको ये रहने वाली है। और फिलहाल आपको शुक्र में शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। देखिए, शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा बहुत फेवरेबल रिजल्ट आपको नहीं देने वाली है,
और इस दौरान थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि आपका शुक्र D9 चार्ट में बेहतर हो रहा है, उसका लाभ धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। शुक्र की दशा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे आप उपाय करते जाएंगे, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य का भी साथ देखने को मिलेगा, करियर में लाभ देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं यदि आप विवाह करते हैं तो शिक्षा में भी आपको, माफ करिए, संतान संबंधित सुख भी आपको ये देखने को देंगे। प्रश्नों को लेते हैं। इंजीनियर हैं आप, मर्चेंट नेवी में, देखिए इंजीनियर के लिए मंगल और शनि को विशेषकर देखते हैं, दसम भाव को किसी भी करियर के लिए देखते हैं। राहु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भेजता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा जो इस क्षेत्र का कारक ग्रह इंजीनियर का मैंने बताया है शनि और मंगल है। देखिए मंगल यहां पर राजयोग बनाकर के त्रिकोण में विराजमान है और शनिदेव लग्नेश बनते हैं और वो केंद्र में विराजमान है। तो काफी हद तक यहां पर कुंडली में शनि और मंगल का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है, और इस वजह से इस क्षेत्र में जो आप गए हैं ये आपको सफलता देने वाली है। आपके D9 चार्ट में मंगल और शनि आमने सामने है, तो बिल्कुल जबरदस्त जो है एक इंजीनियर वाला योग बन रहा है, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, इंजीनियर बनने के योग, जिस वीडियो का टाइटल है। तो यहां पर इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए अच्छा है, आप इसमें कार्यरत हैं, अच्छी बात है। चेंज के बारे में आपने पूछा है, चेंज इन करियर और जॉब। देखिए यदि आप चेंज चाहते हैं तो अभी जो है दसम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है, हो चुकी है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको करियर से जुड़ा हुआ चेंज अगर आपको लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो ये समय अच्छा है आपके लिए। शनि का गोचर अभी कुंडली के प्रथम भाव से, आपकी कुंडली के प्रथम भाव से हो रहा है, मकर राशि से हो रहा है, और शनिदेव की दसम दृष्टि, उच्च की दृष्टि आपके करियर भाव के ऊपर जा रही है। तो आप करियर में बदलाव चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अभी आपके पास करीब करीब 2 वर्षों का समय है, तो आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, सोच समझ करके बदलाव करेंगे। अभी आपके पास समय है, तो बहुत हड़बड़ी में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए बढ़िया है, किसी भी रूप में टेक्निकल फील्ड में आप जुड़ते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है विवाह नहीं करना चाहते हैं। विवाह नहीं करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र नीच की राशि में बैठे हुए ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी दे जाते हैं, और जितने भी लोग डिनाई करते हैं विवाह के लिए, उनका शुक्र आप देख लीजिए, उनका सप्तम भाव देख लीजिए, खास करके उनका जो शुक्र है वो काफी कुछ कहता है। तो यहां पर आपका शुक्र थोड़ा सा डैमेज्ड है, मैंने आपको बताया है। इस वजह से आपके मन में जो है विवाह को लेकर के ऐसे प्रश्न है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ शुक्र के नीच के हो जाने की वजह से आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे विवाह नहीं करना है। आप चाहे तो विवाह कर सकते हैं, उपाय मैं आपको बता दूंगा, जिन उपायों से आपके वैवाहिक जीवन में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुंडली मिलान जरूर करना है, कुंडली मिलान करेंगे लाभ होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पत्नी के आने के बाद भाग्य जागृत हो जाएगा। शनि की वजह से यहां पर आपको लेट मैरिज करने का योग दिख रहा है, लेकिन इतना लेट नहीं है कि आप 43 वर्ष के भी हो चुके हैं, इतना विलंब कर दे शनि, ऐसा कुंडली में नजर योग नहीं आता है। आप चाहते तो इससे पहले भी आपका विवाह हो सकता था, इतनी भी बुरी कुंडली नहीं है विवाह के लिए। बस शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय आपको करना चाहिए यदि आप विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। चलिए, करियर आपके लिए मैं फिर से दोहरा दूं, टेक्निकल फील्ड ही बेस्ट है किसी भी रूप में। कैसे भी आप जुड़िए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़िए, टेक्निकल फील्ड से जुड़िए, आपके लिए वही क्षेत्र बेस्ट है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। उससे पहले D9 चार्ट मेरे सामने है। D9 चार्ट में देखा जाए चंद्रमा वीक है कि मध्यम दोष बन रहा है चंद्रमा का। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति काफी बेहतर है, और शुक्र और बुध वहां पर भी एक साथ है, और शुक्र अपनी राशि में मौजूद है, गुरु वहां पर अपनी राशि में मौजूद है। तो स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है आपके D9 चार्ट में। आप चाहे तो विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कुंडली मिलान आपको जरूर करवा लेना चाहिए। सीधे उपाय पर चलते हैं। उपाय आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम उपाय है आपके लिए, अपने गले में 2 पीस 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगे। नित्य दुर्गा चालीसा का भी पाठ यदि संभव हो तो करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध से आप अभिषेक करेंगे, इससे भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। आपकी कुंडली में ये जो केमद्रम दोष बना हुआ है, इससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, परेशानी कम हो जाएगी आपकी, मन शांत रहने लगेगा, अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे। यदि विवाह आप करना चाहते हैं तो शुक्रदेव के वैदिक मंत्रों का आपको कम से कम 72 बार जाप करवा लेना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा, और फिर उससे हवन करवा लें। काफी हद तक इसके बाद वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुंडली मिलान करवा लेंगे तो परेशानियों में बहुत कमी हो जाएगी। नित्य आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है, इससे आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप हैं उसमें आपको जबरदस्त लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और एक आखिरी उपाय है, गले में आप चाहे तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, यानी कि एक 4 मुखी रुद्राक्ष बीच में डाल लेंगे और 6 मुखी का रुद्राक्ष उसके दोनों ही साइड डाल करके लाल धागे में डाल करके आप शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को अपने गले में इसे धारण कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 43 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं।
नेम न्यूमरोलॉजी के लिए भी आप मुझसे संपर्क और कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने नाम की वाइब्रेशन को अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करवा सकें, जिससे आपका भाग्य आपका और भी ज्यादा साथ दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।